एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माई सेल्फ उमेश राव। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग मॉड्यूल 10 का डिस्कशन कर रहे हैं, मॉड्यूल 10, राइट। और इस मॉड्यूल 10 में हमारे पास दो टॉपिक है डियर, राइट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट की बात भी किए हैं और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के भी डिस्कशन किए हुए हैं, राइट। तो पहला जो टॉपिक था भैया हमारे पास न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। ये हमारा पहला टॉपिक था। एंड द सेकेंड टॉपिक दैट इज द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। हमने दोनों टॉपिक के कंसेप्ट को बहुत अच्छे वे में समझ चुके हैं, राइट। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी किए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर भी क्लियर है, जिसमें हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के प्रॉब्लम भी डील किए इसमें, ठीक है। देन डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट को भी हमने बहुत अच्छे वे में क्लियर किए हुए हैं। एंड आई होप कि आपको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट के ऊपर किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, क्लियर। और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आज की इस लेक्चर में है ना, मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, देखिए, जब मैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट को आपको समझाया, राइट, तो याद होगा डियर आपको कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो डायनेमिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भैया हमारे पास पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही कंसेप्ट था, है ना। आपको याद होगा, ये बात मैं ऑलरेडी बता के रखा हुआ हूं, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ बातें मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। मजा आएगा आपको आज की इस लेक्चर में। मैं गजब लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं डियर, आप फील कर पाएंगे। ओके, एक ही क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ये मॉड्यूल 10 फिनिश हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, यही कंसेप्ट था पहले हमारे पास डायनेमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आई कैन से काइनेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही थी, राइट, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, है ना, है ना, ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बहुत आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट को यूज करके, तो उसके लिए पिक्चर में आया डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, राइट। तो मैं अभी जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किया हूं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, मैं जितने भी प्रॉब्लम्स किया हूं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर, राइट, है ना, उसमें से मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आप, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर में जो प्रॉब्लम डिस्कस किया हूं उसको आप डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करके भी सॉल्व कर पाएंगे, है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेंगे। अरे बात समझ में? और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर जो मैं प्रॉब्लम के डिस्कशन किया हूं उसको आप, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, ठीक। लेकिन ना डियर, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ओनली एंड ओनली डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, समझ रहे हैं क्या बात को? तो मैं वैसे ही प्रॉब्लम्स लेके आया हूं आज के इस लेक्चर में डियर, राइट। तो पूरे एंड तक बने रहेगा, ओके। और मैं ये भी बोलूंगा कि आप यदि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, जो मैं 2 लेक्चर्स लेके आया था आई थिंक, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट और इसके ऊपर प्रॉब्लम, तो 2 लेक्चर इसका है। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर भी 2 लेक्चर्स लेके आया हूं मैं, ऑलरेडी मैं है ना प्रोवाइड कर चुका हूं। अरे बात समझ में? तो 4 लेक्चर्स को आप पहले ना देख लीजिएगा आज की इस लेक्चर को ओपन करने से पहले। समझ रहे हैं क्या बात को? तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूं डियर, एक गजब लेवल का क्वेश्चंस लेके आया हूं, राइट। पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर होगा आपको यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में एक्चुअली, है ना, डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो दोनों सेम है, ऐसा मैं आपको ऑलरेडी समझा के रखा हुआ हूं, जस्ट एप्लीकेशन है वो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल न्यूटन सेकेंड लॉ का।
आ रही बात समझ में? लेकिन इस क्वेश्चंस में आपको और भी है ना डिफरेंट बातें सीखने को मिलेगा, और वो डिफरेंट बातें कुछ इस तरह से होगा जिस वजह से आप फंसते हैं डियर, जिस वजह से आप फंसते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, दोनों में आप फंसते हो, कंसेप्चुअली आप फंसते हो, इक्वेशन वाइज फंसते हो, राइट? वो सभी बातें आज की इस लेक्चर में क्लियर होने वाला है। तो वेरी केयरफुली बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठिएगा, समझ रहे हैं क्या बात को? तो क्वेश्चंस है ये आपके पास सामने में है, राइट? आप इस क्वेश्चंस को रीड कीजिए, वीडियो पॉज कीजिएगा और एक बार ना खुद से सॉल्व कीजिएगा, सोचिएगा डियर। इस क्वेश्चन में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ जाना चाहिए कि आपको डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा सोचिएगा। ओके, तो आई होप आप वीडियो लेक्चर्स को पॉज करके आप ना है ना खुद से ट्राई किए होंगे, ठीक है? ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, समझ रहे हैं बात को? तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है गेट में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है डियर, गेट 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। वेरी केयरफुली आइए तो जरा। अ कार इज हैविंग वेट W is moving in the direction as shown in the figure. This is the car, ठीक है? ये जो फिगर में आप देख पा रहे हैं ये क्या, आप बताइए तो, कार है। और ये कार ना मूव कर रहा है, और इसका डायरेक्शन किधर है देखेंगे आप, ये जो मैं एरो से दिखाया हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ रहे हैं क्या बात को? ये क्या है इसके पास, बताइए तो, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। समझ रहे हैं क्या बात को? तो मोशन की बात हुआ भैया, तो ये तो डायनेमिक का प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज CG ऑफ द कार इज लोकेटेड एट हाइट h, स्मॉल h। कहां से? फ्रॉम द ग्राउंड मिडवे बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स, दैट इज नथिंग बट L। समझ रहे हैं बात को? तो इस क्वेश्चन पे आइए, है ना, यहां पे एक डिस्टेंस बताना भूल गया था, दिस इज द L, ठीक है? देखिए डियर, इस क्वेश्चन में क्या और आगे ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कार का, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस फिगर में, समझ रहे हैं, वो कहां पर है पता है? ये रहा आपके पास ग्राउंड, ये रहा आपके पास क्या, ग्राउंड। ये देखिए तो, बिल्कुल आराम से समझेंगे डियर, मजेदार कंसेप्ट आपको बिल्टअप करना है ना, आप करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बहुत ही गजब का कंसेप्ट। तो ये ग्राउंड रहा, तो इस ग्राउंड से है ना h हाइट पे इस कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भैया ये लोकेटेड है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बिल्कुल। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लोकेशन है ना, ये कहां पे है? और भी इंफॉर्मेशन दिया, क्या? मिडवे बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील्स, दैट इज L। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये रहा भैया आपके पास फ्रंट व्हील, ये रहा आपके पास फ्रंट व्हील, ठीक? इधर से मोशन कर रहे हैं जी, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड्स राइट है, तो ये तो फ्रंट हुआ ना, फ्रंट व्हील, बिल्कुल। ये रहा आपके पास rear wheel। Is that clear? बिल्कुल। तो फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है भैया वो L है, ये जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? आ रही बात समझ में? और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कार का, ये यही डिस्टेंस का मिड वे है, मिड पॉइंट में है, ऐसा इस तरह से। मतलब यहां पे यदि आप इस तरह से वर्टिकली, है ना, वेट जो होता है वर्टिकली करते हैं ना, तो इस तरह से है ना, ये फ्रंट व्हील से आप डिस्टेंस देखोगे तो ये भी L/2 होगा और ये भी L/2 होगा, ऐसा क्वेश्चंस में बोला जा रहा है। ओके डियर, ऐसा क्वेश्चंस में बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज A।
द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज ऑब्वियस है कि भैया ये जो कार है मोशन कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन की बात होगी, है ना, वो एक्सेलरेशन यहाँ पे देके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? कार का एक्सेलरेशन। साथ ही साथ ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, स्मॉल जी, ये आपको है ना कंसिडर करना है, ऐसा क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑन द फ्रंट व्हील दैट इज RF एंड rear wheel that is RR are given by, ठीक है। तो आपको ना बेसिकली यहां पे फ्रंट व्हील में क्या रिएक्शन आ रहा होगा एज वेल एज रियर व्हील में क्या रिएक्शन आ रहा होगा, ये दोनों फाइंड आउट करने की बात हुई है और आपके पास ना ऑप्शंस भी गिवन है। देखिए तो ऑप्शन ए में है ना, फ्रंट व्हील में जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से बात हुई है, W/2 प्लस W/G इन ब्रैकेट H/L/A, ओके। एंड रियर व्हील में जो रिएक्शन है W/2 माइनस W/G H/L/A। और इन सभी में जो भी आपके पास जो नोटेशन है भैया, सब आपको पता चल गया कि W क्या है, वेट है कार का, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, राइट। जो स्मॉल h है ये लोकेशन को बता रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्रॉम द ग्राउंड, बिल्कुल सही बात। L जो है दोनों व्हील है ना, फ्रंट और रियर व्हील दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बता रहे हैं। और ये जो A है दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो इस तरह से ऑप्शन A है। वैसे ऑप्शन B भी देख पाएंगे कि रिएक्शन ऑन फ्रंट व्हील एंड रिएक्शन ऑन रियर व्हील दोनों इक्वल है और इसका जो वैल्यू है W/2 प्लस W/G H/L/A, इस तरह से ये ऑप्शन बी, ठीक। ऑप्शन सी में आप देख पाएंगे तो फ्रंट व्हील में जो रिएक्शन है भैया और रियर व्हील में रिएक्शन अगेन इक्वल हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं ये, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ना, समझ पा रहे हैं क्या बात को, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू W/2 माइनस W/G H/L/A, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन डी RF that is reaction on front wheel that will be equal to W/2 minus W/G H/L/A. Reaction on rear wheel that is RR that will be equals to W/2 plus W/G H/L/A. इस तरह के ऑप्शन है भैया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको है ना सेलेक्ट करना है, तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, ओके। और इस फिगर में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील दोनों में रिएक्शन फाइंड आउट करने की बात हुई ना, वो रिएक्शन भी यहाँ पे है ना इस फिगर में आपको शो करके रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के रिएक्शन तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, आपको समझ में आना चाहिए, ओके। इस तरह से रिएक्शन तो आता ही है, कोई भी बॉडी फ्लोर में सरफेस में रखा हुआ होता है तो ऐसे तो आता है नहीं जी कांटेक्ट पॉइंट पे और एक से कांटेक्ट सरफेस पे रिएक्शन, वही रिएक्शन तो फाइंड आउट करने की बात हुई है, वही रिएक्शन तो फाइंड आउट करने की बात हुई है, ओके फाइन। तो चलिए तो जरा मैं ना अगेन सॉल्यूशन की तरफ जब जाऊंगा तो इस फिगर को और अच्छे से यहाँ पे दिखाया हूं, ठीक है। तो मैं जाता हूं क्या सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है, ओके फाइन। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ग्राउंड और ये व्हील है ना, व्हील के बीच क्या हुआ, ये कांटेक्ट पॉइंट हुआ, ठीक है। सपोज करता हूं मैं दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट A, दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट B, बिल्कुल सही बात। तो इस है ना कांटेक्ट पॉइंट पे क्या आएगा बताइए, रिएक्शन आएगा। तो ये रहा भैया क्या, रियर व्हील, ये रहा आपके पास फ्रंट व्हील। बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ है ना, एंड तक गजब का कंसेप्ट बिल्टअप करेंगे हम लोग। तो रियर व्हील में जो रिएक्शन है ना, ये भी आपके पास क्या R, ठीक है। और ये आपके पास क्या फ्रंट व्हील में जो रिएक्शन आ रहा है इस ग्राउंड के कारण वो है RF, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इस कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है भैया
ये, दैट इज सी जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात। इस पे इसका वेट जो है एक्ट करेगा, दैट इज डब्ल्यू, ओके। और इसका जो लोकेशन दे के रखा हुआ है दैट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कितना है बताइए, स्मॉल h, बिल्कुल सही बात। और मिडवे की भी बात हुई है, मिडवे की भी बात हुई है, ओके। तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां कितना था बताइए, ये था भैया l, है ना। तो ना मिडवे बोल रहे हैं मतलब ये हो जाएगा l/2, और ये भी क्या हो जाएगा बताइए, l/2, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात हुई है, टुवर्ड्स राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी गिवन है आपके पास, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके फाइन, ओके डियर। तो जिस डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन की बात हुई है भैया, तो कहीं ना कहीं है ना इस कार को क्या मिला होगा, फोर्स मिला होगा, और इसको फोर्स प्रोवाइड किया होगा ना, तभी तो ये कार मोशन में आएगा जी। विदाउट एनी एजेंसी एक कार कैसे मोशन में आ सकता है, समझ पा रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल सही बात, ओके, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। तो भैया मोशन के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी हुआ, क्लियर बात। तो बताइए यहां पे मैं यदि इनर्शिया फोर्स की बात करूं तो बिल्कुल कर सकता हूं, एंड दैट विल बी अपोजिट टू मोशन, दैट विल बी अपोजिट टू मोशन, बिल्कुल सही बात। तो ये रहा भैया इनर्शिया फोर्स, कैसे बताऊंगा बताओ, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है भैया डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहां पर मैं यदि इनर्शिया फोर्स की बात करूं, बिल्कुल क्लियरली ना, ठीक है, मैं कोई डिफरेंट बात नहीं कर रहा हूं, ये कुछ इस तरह से बात करूंगा, डॉटेड लाइन से दिखाता हूं मैं इसको, क्योंकि ये वाला जो इनर्शिया फोर्स है, ये जो इनर्शिया फोर्स है, ठीक है, ये ना अप्लाइड फोर्स नहीं होता है, ये अप्लाइड फोर्स नहीं होता है, ये एक्सर्टेड फोर्स होता है। तो यहाँ पे बॉडी के आकार, तो कार के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, किसको अपोज करने के लिए, उस फोर्स को अपोज करने के लिए जिस फोर्स के कारण ये जो कार है ये मोशन में आया होगा, और आई कैन से उस मोशन को अपोज करने के लिए ये इनर्शिया फोर्स पिक्चर में आता है, राइट। उस मोशन को, जो मोशन उस फोर्स के कारण आया होगा, उस फोर्स के कारण आया होगा, ठीक है, जो इस कार को अप्लाई किया गया होगा, जो इस कार को प्रोवाइड किया होगा। इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में है ना हम लोग क्या बात करते थे बताइए तो, ओके, पहले न्यूटन सेकेंड लॉ में बात करते हैं, अपन कनेक्ट करेंगे ना, पूरा कनेक्ट करेंगे। ये होता है भैया समेशन एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो बताइए तो समेशन एफ एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स बात करते हैं तो मास इनटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इस तरह से समेशन एफ वाई इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ऐसे ही बात करते थे क्या, प्रॉपर डायरेक्शन वाइज, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में यदि मैं बात करूं, ये तो रहा भैया क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में बात करें तो कैसे बात करते थे, ये रहा भैया समेशन एफ, ठीक, और इस नेट फोर्स के अपोजिट में आप बात करते हैं क्या, इनर्शिया फोर्स, ऐसी बात करते थे, इक्वल्स टू क्या हो जाता था, जीरो, इक्वल्स टू क्या हो जाता था, जीरो। कनेक्ट करते जाइएगा, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी समझा के रखा हुआ हूं, लेकिन मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, दोनों है ना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एंड डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को समाप्त कर रहा हूं इन दी प्रॉब्लम कि हमको न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ जाना चाहिए कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की तरफ जाना चाहिए। देखिएगा गजब का कंसेप्ट बिल्टअप होगा डियर, बने रहना एंड तक, ठीक। तो यहां पर भी हम लोग क्या बात करते थे बताइए तो,
यहां पर भी ना हम लोग क्या बात करते थे, डायरेक्शन वाइज, समेशन एफ एक्स, तो ये हो जाता था एम ए एक्स इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही बात। समेशन एफ वाई, तो एम ए वाई इक्वल्स टू 0। इस तरह से बात करते थे क्या, बताइए तो? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात करते थे, ऐसा ही तो बात करते थे। ओके फाइन। नाउ तो है ना, मैं ना यहां पे और क्या बात किया था, और क्या बात किया था, इक्विवेलेंट की बात किया था कि नहीं बात किया था, बताइए? इक्विवेलेंट देखिएगा बड़ा केयरफुली, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्वेशन कन्वर्ट करते थे। इक्विवेलेंट इक्वेशन में हम लोग इसको कन्वर्ट करते थे कैसे? तो भैया यहां पे ये जो समेशन एफ एक्स है, ये अप्लाइड फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, और एक्स डायरेक्शन में ही ये है इनर्शिया फोर्स, है ना। तो यदि मैं इन जनरल एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स में ऐसा बात करता हूं, मतलब मैं इक्विवेलेंट इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख पाता हूं। सर कैसे? तो मैं तो बता के रखा हूं ऑलरेडी, ये रहा आपके पास समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, बात क्लियर? ओके, ठीक उसी तरह इसको मैं क्या बात कर पाता हूं, इस तरह से। ठीक है, मैं बहुत अच्छे वे में क्लियर करके रखा हूं ना डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल को, डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल को बहुत अच्छे वे में मैं क्लियर करके रखा हूं यार, बहुत अच्छे वे में। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है भैया कि इन जनरल में नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे अप्लाइड फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट भी है और एक्स डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स भी है इस समेशन एफ एक्स में। इज दैट क्लियर? ठीक उसी तरह अप्लाइड फोर्सेस का y कंपोनेंट भी है इसमें और y डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स भी है। समझ रहे हैं? और यहाँ पे मैंने उसको अलग अलग दिखाया हुआ है। ठीक, और कैसे कन्वर्ट करता हूं भैया मैं बहुत अच्छे से समझाया हुआ हूं, और यही रीजन है कि हम लोग बात करते हैं क्या, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ये किसमें बात करते थे? ठीक, ये हम लोग बात करते थे क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, जब हम स्टैटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो ये जो इक्विवेलेंट इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट इक्वेशन, समझ रहे हैं क्या बात को? डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल का जो एक्चुअल इक्वेशन है ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट इक्वेशन में ऐसा कन्वर्ट किए। ठीक है, बात क्लियर? ऐसा क्यों किए थे? क्योंकि इनर्शिया फोर्स बॉडी के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, राइट, बॉडी के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, एंड दैट इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस फोर्स जो मोशन को अपोज करता है, राइट, जिसके कारण हम इसको ऐसा इक्विवेलेंट मानते हैं, इक्विवेलेंट मानते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो इक्वेशन है जस्ट लाइक ये जो इक्वेशन है जस्ट लाइक क्या होने वाला पता है आपके पास, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरह। और यही रीजन है कि हम लोग ये भी बोलते हैं भैया कि डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज हम लोग डायनेमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, और यू कैन से काइनेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, राइट। और एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन हम क्या बात करते हैं, इस तरह से इक्विवेलेंट इक्वेशन की। तो हम लोग ऐसा भी बोलते हैं भैया, ऐसा भी बोलते हैं कि डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल is used to solve the dynamic or kinetic problems by reducing the kinetic problem into a static problem. So that's why we are talking about like this. समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो यदि मैं यहां पे इनर्शिया फोर्स को पिक्चर में दिखा रहा हूं भैया, इनर्शिया फोर्स को पिक्चर में दिखा रहा हूं, राइट, तो मैं डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, और मैं ये भी बात कर रहा हूं कि ये जो डायनेमिक का प्रॉब्लम है अब ये किस में आ गया, इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया, और इक्विवेलेंट टू व्हाट,
स्टैटिक प्रॉब्लम, स्टैटिक प्रॉब्लम, तो मैं अपना स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर पाऊंगा, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में है ना जी, हम लोग और क्या बात करते हैं पता है? याद कीजिए तो नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो, ये भी तो बात करते थे ना। तो क्या हम लोग यहां पर भी बात कर सकते हैं क्या? और ये नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो, दिस इज आल्सो द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वन ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और किस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं, किस कंडीशन में ये नेट मूवमेंट अबाउट इक्वल टू जीरो ऐसा पिक्चर में आता है? किस कंडीशन में? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ रहता है किसी भी सिस्टम में या फिर किसी बॉडी में, तभी पिक्चर में आता है, तभी पिक्चर में आता है। तो आइए जरा हम यहां पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो की बात करेंगे कि समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो की बात करेंगे कि दोनों की बात करेंगे कि हमें नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो की बात करना होगा, किस तरह से? तो आगे हम लोग एनालिसिस करते हैं आगे इसका, ठीक है जी। नाउ और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये जो हम लोग बात करते हैं है ना, कुछ बहुत सारी डिफरेंट बातें आपको सीखने मिलेगा, ठीक, बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट। ये जो एम ए बोलता हूं भैया, ये क्या है पता है आपके पास? ये ना, ये इनर्शिया फोर्स है, अभी तो जस्ट बताया जी, अभी तो जस्ट बताया। ये क्या बताइए? तो इनर्शिया फोर्स है, और इसी को हम लोग स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? तो स्यूडो फोर्स, ठीक है। आइए जरा, ये है भैया इनर्शिया फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स और स्यूडो फोर्स, स्यूडो PSEU स्यूडो DO फोर्स, स्यूडो फोर्स। समझ पा रहे क्या? बस जस्ट इसका नेम है भैया ये, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही यहाँ पे। इनर्शिया फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स ऐसा बोलते हैं, समझ रहे हैं क्या बात को? बस, और कुछ इसका कंसेप्ट नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। ना दूसरी बात, अभी तक मैं है ना डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट को यूज करके जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किया हूं मैं, राइट, जितने भी डायनेमिक्स और एक से काइनेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूं बाय यूजिंग द डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, तो इनर्शिया फोर्स को है ना जब मैं रिप्रेजेंट किया हूं डियर, है ना, सिस्टम और एक से बॉडी में, राइट, इस तरह से, तो एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहीं पे बात नहीं किया हूं कि उसको कहां पे एक्ट करना चाहिए, कहां पे एक्ट करना चाहिए, ऐसा मैंने एग्जैक्टली कहीं पे बात नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी तक नीड ही नहीं पड़ा था, अभी तक नीड ही नहीं पड़ा था। लेकिन मेरे को आज की इस लेक्चर में जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मेरे को प्रॉपर है ना इसका लोकेशन भी डिफाइंड करना होगा कि जो इनर्शिया फोर्स है एक्चुअली में कहां पर एक्ट करता है। बॉडी में तो एक्ट करेगा, अरे बस, और में मतलब बॉडी ही एग्जर्ट करेगा, लेकिन एक्चुअली उसका जो लोकेशन है वो कहां पे होता है, कहां पे होता है, इसको मेरे को प्रॉपर डिफाइन करना होगा डियर, प्रॉपर डिफाइन करना होगा। तो वेरी केयरफुली सुनिए, समझिए और नोट करिए इस पॉइंट को कि जो इनर्शिया फोर्स है, चाहे मैं बात करूं स्यूडो फोर्स, क्लियर बात, अपोजिट टू मोशन तो होगा, अपोजिट टू मोशन तो होगा, जिस तरह मैं यहां पे रिप्रेजेंट किया हूं, लेकिन ये ना एक्ट कहां पे करेगा, है ना, ये एक्चुअली इसको हम लोग रिप्रेजेंट कहां पे करेंगे, तो वो ना हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे करते हैं डियर। कहां पे करते हैं बताइए? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? और इस सेंटर, जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हुई है, तो बताइए जब मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड जब आपको मैं पढ़ाया था डियर, तो लास्ट लेक्चर आई थिंक मॉड्यूल 6 है, तो इसका जो लास्ट लेक्चर है जिसमें इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड्स, जिसमें मैं सेंट्रॉइड ऑफ वायर, कर्व्ड वायर का कंसेप्ट डिस्कस किया, वो वाले लेक्चर में है ना मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड
के कंसेप्ट को सम अप किया हुआ था और ये बात बता के रखा हुआ था कि ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में है ना ऑलमोस्ट 90 to 95% जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, राइट, उसमें ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। क्यों ऐसा बात करते हैं तो रीजन मैंने प्रॉपर आपको बता के रखा हुआ है। यदि आप लेक्चर को सीक्वेंस में फॉलो किए होंगे सभी लेक्चर्स को तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसको आप बोलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चाहे सेंटर ऑफ मास, समझ पा रहे हैं क्या बात को? इस तरह से अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हुई तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास बोल दिए, ठीक है। आप चाहो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन के ऊपर कि आपको बात क्या वहां पे हो रही है। इज दैट क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर कि इनर्शिया फोर्स का जो लोकेशन होगा भैया, राइट, कि हम बॉडी में उसको कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, तो कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? तो हम लोग ना उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर सेंटर ऑफ मास पे। सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं इनर्शिया फोर्स को लोकेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास पे? क्यों सर, क्यों? तो बताइए, यहीं से समझना, यहीं से समझना, ठीक। ये जो इनर्शिया फोर्स है ये एक्सर्ट है ना, एक्सर्टेड फोर्स होता है, एक्सर्टिंग फोर्स होता है, राइट। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी, एक्सर्टेड बाय द बॉडी। बॉडी में अप्लाइड फोर्स नहीं होता है, जबकि बॉडी के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स होता है। ये बॉडी में अप्लाई फोर्स नहीं होता, ये बॉडी के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स होता है। इतना सा बात क्लियर के बताइए, ओके। तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बॉडी का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो बॉडी का पूरा मास उस पॉइंट पे अज्यूम होता है जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं क्या बताइए? तो क्लियर है। लेकिन एक्चुअली में तो बॉडी का वेट जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है। मास जो होता है थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते, लेकिन हम लोग ऐसा जूम करते हैं ना, समझ रहे हैं। तो बॉडी को डिफाइन करना है तो है ना, मास को डिफाइन करना होगा, पूरे मास ऑफ द बॉडी को डिफाइन करना होगा, पूरे वेट ऑफ द बॉडी को डिफाइन करना होगा। तो वो पूरा का पूरा वेट इस पॉइंट पे है, वो पूरा का पूरा मास इस पॉइंट पे है। तो क्या इसी पॉइंट को मैं बॉडी भी तो बोल सकता हूं क्या? क्योंकि बॉडी के सारे पैरामीटर्स तो यहीं पे डिफाइन हो रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो बॉडी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा मैं भी बोल रहा हूं, और बॉडी के द्वारा ये एक्सर्टेड फोर्स होता है। तो भैया इसके सेंटर ऑफ मास में ही नहीं दिखाऊंगा क्या मैं? सेंटर ऑफ मास में ही तो दिखाऊंगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ही तो दिखाऊंगा ना। किसको? इनर्शिया फोर्स को, जिसको आप लोग और क्या बोलने वाले हो? स्यूडो फोर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि क्यों हम लोग इनर्शिया फोर्स के एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? क्लियर हो गया होगा, वेरी क्लियर हो गया होगा, वेरी क्लियर हो गया होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? इतना तो हम समझ गए सर। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक। तो भैया ये स्टैटिक के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका है, स्टैटिक के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बात करने वाला हूं, और यू कैन से इक्विवेलेंट इक्वेशन दैट इज दिस एंड दिस। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। और यही इक्वेशन ये बताता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब स्टैटिक के प्रॉब्लम में आ गया, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो और भी इक्वेशंस की बात करते हैं, ये वाला समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए, समझ रहे हैं जी? ओके। तो हम लोग वो मूवमेंट वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे कि नहीं करेंगे अभी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले तो भैया ये इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको तो मैं यहां से हटा देता हूं। एक्चुअल में तो यहाँ पे ऐड करता है, लेकिन अभी तक ऐसा नीड नहीं पड़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन में नीड पड़ने वाला, इसलिए मैं प्रॉपर लोकेशन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ओके। तो अब बताइए, अब ये कार क्या हुआ? हमारा एक सिस्टम हुआ, एक बॉडी हुआ, ठीक है। तो इस बॉडी में जो फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या क्या है? वेट है, इनर्शिया फोर्स है ना? अरे बात समझ में। और ये रिएक्शन है, रिएक्शन इज ऑल्सो द फोर्स। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कंकरेंट फोर्सेस है क्या? नो, दिस इज नॉन कंकरेंट, दिस इज नॉन कंकरेंट, ठीक है। बात क्लियर? दिस इज नॉन कंकरेंट। तो नॉन कंकरेंट
है ना, तो हम लोग 3 इक्वेशंस की बात करते हैं। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट की कंडीशन में 3 इक्वेशंस की बात करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? और कोप्लेनर कंकरेंट के कंडीशन में 2 इक्वेशंस की बात करते हैं। तो अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस किया ना भैया डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर, तो आप याद कीजिए, है ना, कहीं पर है ना, जितने भी मैं प्रॉब्लम डिस्कस किया हूं वहां पे हमने मोमेंट इक्वेशन की बात नहीं की है, मोमेंट इक्वेशन की बात नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो क्यों ऐसा, तो आप फील कर पाएंगे डियर, एंड तक बने रहना लेक्चर के साथ। ओके, आइए जरा। तो सबसे पहले मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मैं ना कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा। तो मैं ना यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करने वाला हूँ। कौन सा बताइए? तो ये वाला इक्वेशन यूज करने वाला हूँ। ऐसा क्यों? समेशन एफ एक्स की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो समेशन एफ एक्स में ना डियर आप देख पाएंगे एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है भैया वो सिर्फ ये इनर्शिया फोर्स की बात हो रही है ना, एक ही फोर्स। तो उसका कोई मतलब होगा क्या? नहीं होगा ना जी, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की बात करने वाला हूं। तो चलिए, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ओके, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 मतलब इस तरह की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। और ये इक्विवेलेंट है किसके बताइए? ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है इसमें, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, मतलब मैं समेशन एफ y माइनस एम ए वाई इक्वल टू 0, इसमें ना ये वाला टर्म को लिखने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात तो हो ही नहीं रही। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे, है ना, क्या बात करूंगा? जो भी y डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है उसी की बात करूंगा। तो ये हो गया प्लस आर आर प्लस आर एफ, ठीक है, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। मतलब जस्ट लाइक स्टैटिक प्रॉब्लम हो गया ना, और स्टैटिक प्रॉब्लम में जैसे हम लोग सॉल्व करते आए अभी तक इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स को पॉजिटिव, निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स को निगेटिव, इस तरह, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो बात करेंगे। तो ये आर आर प्लस आर एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ना मैं ये वाले इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि इसके तो नीड ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब आइए ऑप्शन में ये तो ये एच क्या है जी? एच क्या है इसी क्वेश्चन में? एच क्या? डिस्टेंस है। बिल्कुल सही बात। एल क्या है? डिस्टेंस है। तो हर एक ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि भैया डिस्टेंस के टर्म्स में है क्या? ये जो फोर्स है। समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक है। तो यदि मैं सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस की बात करता तो फोर्स इक्वेशन है ये तो फोर्स इक्वेशन है ना जी। डिस्टेंस का इक्वेशंस क्या होता है? मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट, जिसमें हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो कौन सा होता है वो? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी नथिंग बट मोमेंट इक्वेशन। क्लियर है क्या? ओके, तो मैं ना यहाँ पे मोमेंट इक्वेशंस की बात करने वाला हूं, क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो आइए जरा मोमेंट इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो किस पॉइंट के अबाउट बात करें? जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट ए नेमिंग किया हूं, यहाँ पे पॉइंट बी नेमिंग किया हूं, तो चलिए मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात कर लेता हूं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। तो आइए जरा यहां पे बात करता हूं, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। तो काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव की बात करूंगा, क्लॉकवाइज को नेगेटिव की बात करूंगा। तो ये आर एफ फोर्स हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करेगा, तो दिस इज द आर एफ। बिल्कुल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलूंगा तो हियर टू हियर एल है क्या? बिल्कुल सही बात। वेट की बात करते हैं तो वेट जो है ये मिड पे एक्ट कर रहा है फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील के, तो ये L/2 यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या इस पॉइंट से? बिल्कुल सही बात। कैसा? क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, तो -W इंटू L/2। यस यही तो होगा सर। अब हम लोग इनर्शिया फोर्स के कारण, जिसको हम लोग बोल रहे हैं शैडो फोर्स, इसके कारण मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये रहा वो पॉइंट जिसके बाद मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन और
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करेंगे तो यहां से यहां, समझ पाने के बाद ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, राइट, ये पॉइंट है जिसका मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक का ऐसा डिस्टेंस बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये यही डिस्टेंस के बराबर है क्या? यही डिस्टेंस के बराबर है क्या? क्योंकि ये जो h है भैया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन है फ्रॉम द ग्राउंड, तो MA का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, यही पास तो है, यही पास तो है जी, ठीक है। कहां पे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। ओके, तो आइए जरा कैसा होगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये रहा MA इंटू H इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। तो आइए RF की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे अपन आराम से, है ना, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे डियर। तो ये रहा आपके पास क्या, WL/2, इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, राइट। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा, तो MAH। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर। और ये जो L है ना, इनटू में भी इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, पूरे की डिवाइड में इस तरह से। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आगे इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं भैया, ठीक है। तो देखिए तो जरा ये क्या होगा फिर, ये L जो है ना, यहां पर भी डिवाइड होगा, यहां पर भी डिवाइड होगा, तो ये WL/2 था, तो 2 टाइम्स L हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना इसके साथ। फिर क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा भैया क्या, MAH डिवाइडेड बाई L। यस सर, सही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसको एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं इधर से इरेज करता हूं, ठीक है, इतना पार्ट को पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है क्या पॉइंट? तो चलिए मैं इधर से फिर इसको, हो गया क्या, इसको इरेज करता हूं, ठीक है डियर। ये फिर आगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, सॉल्व हो गया, गजब का क्वेश्चन है डियर। इस क्वेश्चन को तो मैं बहुत लाइक करता हूं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गजब का कंसेप्ट है, गजब का कंसेप्ट। इसमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपको क्या, कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को हम लोग यूज करके काइनेटिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं रिड्यूसिंग द काइनेटिक प्रॉब्लम इनटू स्टैटिक प्रॉब्लम। तो ये आप पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में आप फील कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चंस मेरा तो बहुत फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो दिस इज RF इक्वेशन, बस अभी है ना सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो L to L कैंसिल हो जाएगा भैया, यहाँ पे W/2, बिल्कुल सही बात, माइनस, अब बताइए मेरे को वेट इक्वल्स टू क्या होता है, M इंटू G, तो मास इक्वल टू W/G। समझ रहे हैं क्या बात को? तो यहाँ पे जो मास की बात कर रहे हैं, ये देखो MA बोल रहे हैं, ये मास क्या है, कार का मास है, समझ रहे हैं। और ये जो वेट क्या है, कार का वेट है, तो भैया W/mg, तो M W/G। यस यस यस। तो आइए, दिस M कैन बी रिटन एज W/G, बिल्कुल सही बात, दिस M, ठीक ना। अब इसको मैं अरेंज करता हूं, H यहाँ पे बचा AH/L, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा क्या, H/L ऐसा ब्रैकेट लगा के, ठीक है, और A को ब्रैकेट कैसे बाहर, ऐसा अरेंज कर पाऊंगा क्या बताइए? क्यों ऐसा कर रहा हूं पता है, क्योंकि ऑप्शन में ना इसी टाइप का दिख रहा है, ताकि मैं ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन को जब सेलेक्ट करने जाऊंगा तो मैं सेलेक्ट कर पाऊं। ऐसा लिखना ज्यादा मेरे लिए आसान होगा फॉर गिविंग आंसर। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब ना हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 RF की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेना डियर। तो इस RF की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ RF, ठीक है, तो पुट कीजिए तो जरा क्या होगा, ये रहा भैया क्या, R है ना, और ये क्या बताइए, RF है, ये क्या बताइए, तो RF है, ठीक है, ओके फाइन।
तो आर एफ की वैल्यू कहीं पे पुट कर देते हैं, W/2 माइनस W/G, W/G देन H/L, बिल्कुल सही बात, ये A। ओके फाइन, तो ये रहा आपके पास इक्वल टू W का W। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। तो ये W राइट हैंड साइड में था ऑलरेडी, अब इस सभी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो ये प्लस W/2 माइनस W/2, फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा W/G, ये रहा H/L और ये एक्सेलरेशन A। बिल्कुल सही बात। इसको सॉल्व करेंगे तो है ना, W माइनस W/2 व्हाट, W/2 होगा क्या? होगा ना। ओके फाइन, माइनस ये क्या बताइए, प्लस का प्लस, ये प्लस बचेगा यहाँ पे, W/G H/L, ठीक है, H/L और ये रहा एक्सेलरेशन। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल सॉल्व तो कर लिए अपन। तो ये फ्रंट व्हील में रिएक्शन है, ठीक है, ये रेयर व्हील में रिएक्शन है। तो आपका आंसर आ गया भैया, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्वेश्चंस में जैसा पूछा गया ना हम लोग वैसा ही आंसर करेंगे, क्वेश्चंस में जैसा पूछा गया हमको वैसा ही आंसर करेंगे। सबसे पहला बात यहां आपको पूछा गया है फ्रंट व्हील में रिएक्शन, फिर रियर व्हील में रिएक्शन। इस तरह की ये ऑप्शंस में आपको आंसरिंग करना है भैया, समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो कई बार ऐसा मिस्टेक भी करते हैं कि फ्रंट व्हील में जो रिएक्शन है राइट, उसको रियर व्हील में बता देते हैं, हड़बड़ी, ठीक है, तो वो हड़बड़ी नहीं करना है, गड़बड़ी हो जाएगा भैया। और रियर व्हील में जो रिएक्शन है उसको फ्रंट व्हील में बता देते, तो अपने को हड़बड़ी नहीं करना है। तो पहला है ना फ्रंट व्हील में रिएक्शन बताना है और दूसरा सेकंड व्हील में रिएक्शन बताना है, ठीक है, मतलब रियर व्हील में, ठीक है, बात क्लियर। तो W/2 माइनस W/G H/L A फ्रंट व्हील में, आइए किसमें है, कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, माइनस में ना, है ना। तो W/2 प्लस W/G H/L A, ठीक, ये प्लस वाला तो हो नहीं सकता RF के लिए, ठीक है, इसके लिए तो ये हो नहीं सकता, ठीक। और इधर तो मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है क्या बात? ओके, तो बिल्कुल ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसको माइनस होना चाहिए था ना, फ्रंट व्हील के लिए माइनस होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहां पे आइए तो जरा, फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों में रिएक्शन सेम होगा और वो क्या होगा बोल रहा है W/2 प्लस W/G H/L A, बिल्कुल नहीं सकता, फिर से प्लस की बात हो रही है, तो फ्रंट व्हील के लिए तो ये डिफाइन है ही नहीं है। किसी भी एक को मैं है ना ले रहा हूं, फ्रंट व्हील को मैं उसमें जो रिएक्शन है उसको बात करते हुए मैं एलिमिनेट करते जा रहा हूं ऑप्शन को, बड़ा केयरफुली, ठीक है। हाँ सॉल्व हो चुका है, लेकिन कई बार ना हड़बड़ी में मिस्टेक करते हैं भाई, तो ऐसा सोचना चाहिए आपको जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर? ओके, अब आइए ऑप्शन सी में, तो RF और RR दोनों इक्वल है एंड W/2 माइनस W/G H/L A, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ना वो RF के लिए तो करेक्ट है, लेकिन RF और RR इक्वल होगा बोल रहा है, मतलब यही W/2 माइनस W/G H/L A RR, दैट इज नथिंग बट रिएक्शन ऑन रियर व्हील, ये भी होगा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। जबकि रियर व्हील में तो भैया वैल्यू वाइज तो देखोगे सेम है, लेकिन ये किसमें प्लस में, तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी तो हो ही नहीं। तो 110% ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक ही तो बच गया ना आपके पास, तो देख पाएंगे RF की जो वैल्यू है ना माइनस में है, W/2 माइनस W/G H/L A, RR की वैल्यू W/2 प्लस W/G H/L A। यस यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके डियर, तो चलिए फिर आप उधर से एक बार स्क्रीनशॉट लेते आइएगा, ठीक। इस तरह से हमारा जो मॉड्यूल 10 है वो सक्सेसफुली फिनिश हो जाता है डियर, सक्सेसफुली है ना फिनिश हो जाता है। ओके, तो आई होप D.Alembert प्रिंसिपल और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे वे में आपका क्लियर हुआ होगा। कंसेप्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं,
तो प्रॉब्लम वाइज भी है ना, ओके। और आज की इस प्रॉब्लम में हम ये बात प्रूफ कर पाए कि डायनेमिक के प्रॉब्लम और आई कैन से काइनेटिक के प्रॉब्लम को स्टैटिक के प्रॉब्लम में रिड्यूस करके डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डायनेमिक के प्रॉब्लम को और आई कैन से काइनेटिक के प्रॉब्लम को एज अ स्टैटिक प्रॉब्लम। सो हम लोग क्या बात करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लाइक दिस और एक और था क्या, समेशन एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात क्लियर, ओके। लेकिन ना कल जस्ट लास्ट लेक्चर में मैं जो डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर जो प्रॉब्लम कराया था डियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वहां पे हम लोग ना ये सब मूवमेंट वाला इक्वेशन बात नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ा था ना, और रीजन और भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था, गजब का क्वेश्चन था ये, ठीक, ओके, मजा आया होगा आपको। तो चलिए फिर, है ना, मैं आज की इस लेक्चर को फिनिश करता हूं यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मॉड्यूल नंबर 11, दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दैट इज ऑल्सो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का यूज भी ना डियर किसको सॉल्व करने के लिए करते पता है आपके पास? हम लोग ना डायनेमिक के ही प्रॉब्लम को, ठीक है, काइनेटिक के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को। ये सब नंबर ऑफ मेथड्स है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया आपके पास, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल हो गया, फिर आगे आएगा क्या, वर्क एनर्जी मेथड, और यू कैन से वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी एक मेथड है। ठीक, तो ना हम लोग हर एक मेथड्स को बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं भैया। ठीक, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। ओके, तो कंसेप्चुअली आप एकदम क्लियर रहे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट को लेके, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के कंसेप्ट को लेके, और आगे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा उसके कंसेप्ट को लेकर। कंसेप्चुअली आप क्लियर रहे, राइट, सो दैट जब आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, क्लियर है, तो आपके सामने काइनेटिक के क्वेश्चंस हो और इनसे डायनेमिक के क्वेश्चंस हो, तो आपका माइंड यदि क्लिक करता है कि वर्क एनर्जी मेथड, तो वर्क एनर्जी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका माइंड क्लिक करता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपसे किसी भी तरह कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका माइंड क्लिक करता है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से तरफ जाना चाहिए, तो किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फुल्ली कॉन्सेप्ट का डिस्कस किया हूं। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम को आप हमेशा डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करके सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर वीडियो लेक्चर्स को एंड करते हैं। ठीक, जरूर फीडबैक दीजिएगा, और आज के लेक्चर्स में मैं आपके कमेंट का बिल्कुल वेट करूंगा, राइट। एंड आई होप कि आपको डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं एप्लीकेशन के साथ आपको क्लियर कर पाया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा। तो जरूर फीडबैक दीजिएगा डियर, राइट। थैंक यू सो मच।